तो आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए बच्चों, पर्यावरण में हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं मुख्यतः वो धातु या अधातु की बनी हुई होती है। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो धातु और अधातु के ऊपर ही रहेगा। तो देखिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा तत्व, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए तत्व क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ अगर एकल परमाणुओं से बना हुआ है तो वह तत्व कहलाएगा। तत्व को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। उस पीरियोडिक टेबल में कुछ धातुएं होती हैं और बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड में मेटल्स होती हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स होती हैं और बीच में मेटलॉइड्स आते हैं यानी कि उपधातुएं आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहले है धात्विक चमक यानी मेटेलिक लस्चर। शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती हैं, यानी सबसे पहले धातुओं की पहचान क्या होंगी कि ये चमकदार होंगी। फिर आघातवर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुओं को पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है, यानी कि धातुएं जो हैं कठोर होती हैं और छूने पर आपको कठोरता का अनुभव भी होगा। और आजकल जो भी शीट्स बनाई जाती हैं, चादर बनाई जाती हैं, जिससे हम अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं, वो सभी धातुओं की बनी होती हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। अब है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। धातुओं को पतले तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। इसमें सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि इनमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर धातुओं को गर्म किया जाए तो एक साइड से गर्म करने पर आप अनुभव करेंगे कि दूसरे साइड से भी अपने आप धातु गर्म हो जाती है। इसे हम ऊष्मीय चालकता कहते हैं। तो धातुएं मुख्यतः क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि कंडक्टिव होती हैं। इसी प्रकार से जो धातुओं का गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनको बहुत अधिक गर्म करने पर ही धातुएं मेल्ट होती हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं जो हम आगे देखेंगे। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं, यानी कि लेड और मरकरी भी धातु हैं लेकिन ये ऊष्मा इनमें कंडक्ट नहीं होती, हीट इसमें कंडक्ट नहीं होती। अब देखिए हम अधातु के बारे में चर्चा करते हैं। अधातुएं क्या होती है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस। ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन ये द्रव है, तो ये इसका अपवाद है। इसके अलावा कुछ अपवाद और भी हैं जिन्हें हम देखेंगे कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, यानी मरकरी एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पर भी क्या होती है, लिक्विड होती, यानी कि ठोस द्रव होती है। अब देखिए सामान्यतः धातुओं का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम होता है कि यदि आप इन्हें हथेली पर भी रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए धातुओं का गुण होता है चमकीला होना, लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, इनमें मेटेलिक लस्चर पाया जाता है, यानी इनमें चमक होती है। कार्बन अधातु होते हुए भी अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें अपर रूप कहते हैं, यानी कि एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं
लेकिन क्षारीय धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। धातु का एक गुण क्या हमने पढ़ा था कि कठोर होती हैं, लेकिन इनमें देखेंगे आपकी सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि धातुएं के मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आप याद रखेंगे। अब हम धातुओं की रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु में दहन, यानी कि कंबशन इन एयर। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए, जब भी हम दहन की बात करते हैं, यानी कि हम रिएक्शन विद O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने की बात कर रहे हैं, तो देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। नीचे एग्जांपल है, जैसे कॉपर को अगर आप वायु में गर्म करोगे, दहन करोगे, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। देखिए, अभी हमने देखा कि धातु ऑक्साइड मुख्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के पाए जाते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन दी गई है, जिसमें ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH जो कि एक क्षार है से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बनाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। अब देखिए, अधिकांश धातु ऑक्साइड जो है जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, Na2O H2 के साथ क्रिया करके NaOH यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है बनाता है, और इसी प्रकार K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड भी H2O के साथ क्रिया करके यानी जल में घुल करके KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक क्षार है, एक बेस है। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। तो देखिए, जैसे पोटेशियम और सोडियम है, ये धातु ऑक्सीजन से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है और वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सामान्यतः पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। यह परत धातुओं को आगे ऑक्सीकरण होने से रोकती है। गर्म करने पर आयरन का तो दहन नहीं होता, लेकिन बर्नर की ज्वाला पर लोह चूर्ण डालने पर यह तेज़ी से जलने लगती है। तो देखिए, आप अगर हम आग में लोहे को जलाएं तो वह ईजिली नहीं जलेगा, लेकिन उसका पाउडर अगर हम आग में डालेंगे तो वो ईजिली जलेगा। इसी प्रकार कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन इस पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कॉपर को गर्म करने पर काले रंग की परत क्यों चढ़ जाती है, तो हमारा आंसर होगा कॉपर 2 ऑक्साइड की लेयर के कारण। अब देखिए, गोल्ड और सिल्वर बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। ये बेसिकली क्या है, इनर्ट मेटल्स हैं, ये अक्रिय धातुएं हैं, क्रिया नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। ये क्या होता है? देखिए, वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो कि एल्यूमिनियम को संक्षारण यानी कोरोजन से बचाती है। संक्षारण हम जानते हैं कि कोई मेटल अगर ऑक्सीजन और एयर के साथ क्रिया करती है तो धीरे धीरे वो मेटल क्या होती है कि ऑक्साइड्स बनाती हैं और वो मेटल धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं लोहे पर जंग लगना। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है कि ऑक्साइड की पतली परत बनती है और इस परत को मोटा बनाना ही एनोडीकरण कहलाता है। यानी जब एक लेयर बन जाएगी तो हम उसको और लेयर को मोटा कर देंगे
तो फर्दर जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड नहीं हो पाएगा। इसके लिए एल्यूमिनियम की सतह को सबसे पहले हम साफ़ करके एनोड बनाएंगे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। एनोड जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा जो कि एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण करेगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक एनोड बना रखा है जो कि एल्यूमिनियम का होगा और एक कैथोड होगा जो एल्यूमिनियम की पतली परत होगी। तो जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी, ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी और यही ऑक्सीजन एनोड से क्रिया करके मोटी लेयर बना लेगी धीरे धीरे। ये क्या कहलाएगा, एनोडीकरण। और इससे हम अलग अलग सजावट की धातुएं भी बना सकते हैं जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। ये सभी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा बनाई गई है। अब देखिए धातुएं जल के साथ क्रिया किस प्रकार करती हैं। धातुएं जल के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाएगी यानी धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि क्या होता है, बेस होता है। हम पीछे बढ़ चुके हैं। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेगी। ये अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी होती हैं यानी कि एक्सोथर्मिक होती हैं और इससे उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस तुरंत जलने लगती है। जैसे कि आप अभिक्रिया में देख सकते हैं कि अगर हम सोडियम या पोटेशियम के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। कारण क्या है कि ये जैसी जल के साथ क्रिया करेंगी ये धातुएं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी और ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। तो वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, धीरे धीरे जलना शुरू कर देगी। तो ये तो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगी। कौन, सोडियम और पोटेशियम। अब हम देखेंगे कैल्शियम जल के साथ धीमी गति से क्रिया करता है तथा यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन बनती है वो बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम जिसके कारण तैरना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर कैल्शियम की H2 के साथ अभिक्रिया दी गई है जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार मैग्नीशियम भी ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता और गर्म जल से क्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं वे भी मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी तैरना प्रारंभ कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो ठंडे जल से और ना ही गर्म जल से क्रिया करते हैं। ये केवल भाप से क्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अभिक्रिया देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की H2 के साथ क्रिया से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार आयरन के H2 से निर्माण से H2O से अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ दो अलग अलग चित्र दे रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जब सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो ये आग पकड़ लेती है और इसी प्रकार जब कैल्शियम के टुकड़े को या मैग्नीशियम के टुकड़े को जब जल में डाला जाएगा तो ये तैरने लगती है। कारण क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये मैग्नीशियम या कैल्शियम से चिपक कर कैल्शियम तैरने लगता है। अब हम देखेंगे धातुओं की अम्लों से क्रिया यानी धातु अम्ल के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। देखिए धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। जैसे जिंक को हम अगर HCl से अभिक्रिया करवाएं तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया निम्न प्रकार होती है। देखिए सबसे तेज़ी से जो क्रिया है वो मैग्नीशियम करेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रहेगा। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। अतः बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सर्वाधिक होती है और यह अभिक्रिया सर्वाधिक ऊष्माक्षेपी होती है। कॉपर न तो बुलबुले बनाता है और ना ही इसका ताप में कोई परिवर्तन होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कॉपर तनु HCl के साथ क्रिया नहीं करता। धातुओं को तनु HCl के अलावा HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि HNO3 खुद एक क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि वह तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो जब इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस बनती है तो HNO3 तुरंत उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देता है जिससे H2O का निर्माण हो जाता है।
और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत अधिक तनु अचोनति से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब बात करते हैं एक्वारेजिया की, जिसे हम रॉयल जल भी कह सकते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 का मिश्रण होता है और ये मिश्रण इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया। देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से प्रतिस्थापित कर देगी। जैसे आप यूँ समझिए कि मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा है, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ सीट पर बैठा है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा आएगा, वो उसको वहाँ सीट से हटा करके खुद उस सीट पे बैठ जाएगा। तो देखिए, माना कोई धातु A है, किसी अन्य धातु B जिसने यौगिक बनाया हुआ है उसको उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि धातु A धातु B से क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या है कि ये एक लिस्ट है, एक सूची है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है। जैसे ये सक्रियता श्रेणी है, एक्टिवेशन सीरीज जिसे बोलते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो धातुएं सबसे ऊपर दी गई हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगी और जो धातुएं सबसे नीचे की साइड हैं वह सबसे कम क्रियाशील होंगी। तो जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। यही कारण है कि गोल्ड बेसिकली फ्री फॉर्म में पाया जाता है और ख़राब नहीं होता। अब देखेंगे कि धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे क्रिया करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपने परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, यानी एटम्स के बारे में, कि जो किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जो इसकी सबसे बाह्यतम सेल होती है, जिसको आउटर सेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमेशा अपने अष्टक पूर्ण करना चाहती है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो धातुएं होती हैं वो क्रिया करती हैं दूसरे अधातुओं से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8 और 1 है, यानी सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो अगर ये सोडियम धातु अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगी और धनायन बनाएगी। इसी प्रकार हम क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम देखें तो 2, 8 और 7 है, यानी क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इस क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगी। तो इस प्रकार ऋणायन बनाएंगी। तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इस प्रकार से सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनाती है और NaCl का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अभिक्रिया में देख पा रहे होंगे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैटायन बनाया, धनायन बनाया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन यानी कि एनायन बनाया, और ये धनायन और ऋणायन मिलकर के सोडियम क्लोराइड यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2 का निर्माण करता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस प्रकार 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो MgCl2 का निर्माण होगा। अब देखिए, ये जो हम अभी यौगिक पढ़े ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बने हुए हैं। तो अब इनके गुणधर्म क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर यानी कि भौतिक प्रकृति। धन और ऋणायनों के मध्य बहुत अधिक प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये यौगिक क्या होते हैं? ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। और साथ ही साथ ये यौगिक सामान्यतः भंगुर भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रिटल, यानी कि जिसको हाथ लगाते ही आसानी से ये टूट जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि नमक, तो ये थोड़ा सा दाब लगाने पर ही टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल अंतरायनिक आकर्षण बल होता है, अतः इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, यानी इनको ना तो इजीली मेल्ट किया जा सकता है ना बॉइल किया जा सकता है। फिर बात करते हैं घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी। देखिए,
ये यौगिक सामान्यतः जल, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, में घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन आदि में नहीं घुलते क्योंकि ये अनायनिक होता है। तो हमेशा याद रखें कि आयनिक यौगिक आयनिक में ही घुलेगा और अनायनिक अनायनिक में घुलेंगे। फिर बात करते हैं विद्युत चालकता की। देखिए, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब पॉसिबल है? जब आवेश का स्थानांतरण हो, यानी कि जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्योंकि आयनिक यौगिकों में ठोस अवस्था में आयंस स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, यानी प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं, तो यहाँ तो आयनों का स्थानांतरण संभव नहीं हो पाता। लेकिन उन्हीं यौगिकों को अगर हम जल में घोल दें, जहाँ पर ये आयनों में टूट जाता है, तब आवेश का स्थानांतरण संभव है, तो आवेश गति कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत के चालन के लिए आयनों की गति आवश्यक है। अतः आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करेंगे, क्योंकि आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे और इस प्रकार गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन होता है। लेकिन ठोस अवस्था में आयन गति नहीं कर सकते, अतः विद्युत का चालन नहीं होगा। तो आप सीधा सा याद रखें कि आवेश की विद्युत का चालन कब संभव है? जब आयनों की गति हो। ठोस अवस्था में गति हो नहीं सकती, इसलिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि जलीय अवस्था या मेल्टिंग स्टेट के अंदर ये आयन ये विद्युत का चालन करेंगे। अब देखिए, धातुओं की प्राप्ति कहाँ से की जाती है? देखिए, कोई भी मेटल, नॉन मेटल, सबका जो मेन सोर्स है वो हमारा अर्थ क्रस्ट है, यानी हमारी पृथ्वी है, जिसको हम भूप्रपटी कहते हैं। तो भूप्रपटी है जो सबसे बड़ा एक धातुओं का स्रोत है, जिसमें दो शब्द हम सीखेंगे, खनिज और अयस्क। देखिए, धातुएं सभी जगह पाई जाती हैं, लेकिन अगर किसी विशेष स्थान के ऊपर किसी मुख्य धातु की प्राप्ति अधिक हो, तो वो हमारे लिए अयस्क होगा। बाकी सभी क्या कहलाएंगे? खनिज, यानी कि मिनरल्स। अब धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है? देखिए, धातुओं का निष्कर्षण हमने पहले सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा, यानी एक्टिवेशन सीरीज। इसमें हमने देखा कि जो धातुएं ऊपर की ओर स्थित होती हैं वे अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए भूप्रपटी में ये यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। जबकि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आती हैं वे कम क्रियाशील होती हैं, अतः ये यौगिक नहीं बनाती, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आदि। तो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सबसे अधिक क्रियाशील है, अतः ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। लेकिन जो धातुएं मध्य में स्थित होती है, जैसे जिंक, आयरन और लेड, इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है, अतः ये धातुएं मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। अतः क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे लेस रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव। यानी कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अलग अलग वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अयस्क से धातु का निष्कर्षण कई स्टेप्स में किया जाएगा। अयस्क है, हम सीधा उसको धातु के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, उससे धातु को निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी? निष्कर्षण। तो देखिए, ये एक आपको टेबल दी गई है, इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, गैंग क्या होता है? पृथ्वी से जब हम खनिज अयस्क में निकालते हैं तो इसके साथ में कई बार मिट्टी, रेत और काफ़ी अशुद्धियाँ चिपकी हुई रहती है, जिसे हम गैंग कहते हैं। अतः अयस्क से धातु के निष्कर्षण से पहले गैंग को हटाया जाता है, जिसके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं हैं, जो सबसे कम रिएक्टिव होती है, उनके लिए किस प्रकार निष्कर्षण किया जाएगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, अतः इनके धातुओं को ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेबार, जो कि एक मरकरी का यौगिक है। अब इसे वायु में जब गर्म किया जाता है तो ये मरकरिक ऑक्साइड बनाता है, और ज़्यादा गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है। अभिक्रिया दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मर्क्यूरियस सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होगा,
और इस मरकरी ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके हम मरकरी में बदल सकते हैं। इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड में चेंज करेंगे और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को गर्म करके कॉपर में प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम स्थित धातुएं होती है, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। इनको हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं? देखिए, ये धातुएं प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में ही पाई जाएगी। धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को धातु ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है, जिसके लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, निस्तापन और भर्जन, यानी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं भर्जन यानी रोस्टिंग। जब सल्फाइड अयस्क होगा तो वायु की उपस्थिति में ज़्यादा अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन यानी कि रोस्टिंग कहलाती है। और निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में यानी कि लिमिटेड ऑक्सीजन में गर्म किया जाएगा तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे जिंक अयस्क के निस्तापन और भर्जन की अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, और यही क्रिया अगर हम निस्तापन में करेंगे तो जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसके बाद जिंक ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचयक के प्रयोग करके हम धातु में अपचयित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कार्बन को अपचयक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि कार्बन जो कि कोयला का उपयोग धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ विस्थापन अभिक्रिया को प्रयोग भी किया जा सकता है। विस्थापन अभिक्रिया में अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को अपचयक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म करने पर यह अभिक्रिया इस प्रकार होगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करने पर मैंगनीज में बदल रहा है। ये विस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इनसे निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। एक प्रोसेस है थर्माइट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए, आयरन ऑक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये देख सकते हैं आप अभिक्रिया नीचे कि Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराएंगे तो आयरन अलग हो जाएगा, लेकिन ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो आयरन जो हमें गलित अवस्था यानी मेल्टिंग स्टेट में प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में कि किस प्रकार से गलित आयरन का उपयोग पटरियों को जोड़ने में किया जा रहा है। ये एक थर्माइट प्रोसेस का उदाहरण है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, इनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो इन्हें सिर्फ कार्बन के साथ गर्म करके ही इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इन धातुओं की बंधुता कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है, जिसमें हम कैथोड जो कि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, एनायनिक होता है, इस पर धातुएं निक्षेपित होती हैं, और एनोड जो कि धनावेशित होता है, इस पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब जो हमें धातुएं प्राप्त होती हैं वे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इन्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया ही धातुओं का परिष्करण कहलाती है। तो अभी तक हमने जिन विधियों से धातुएं प्राप्त की है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें कुछ अपद्रव्य, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ये क्या होता है, देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण इस विधि द्वारा कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड Au जैसी धातुओं का परिष्करण किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु से विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, यानी कैथोड पर बन जाती है। विलय अशुद्धियाँ जो होती है विलयन में नीचे चली जाती हैं और जम जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं।
अब संक्षारण की बात करते हैं। संक्षारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी धातु में जब ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो वो संक्षारण कहलाता है। जैसे सिल्वर की वस्तुएं खुली रखने पर काली पड़ जाती हैं, क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है। इसी प्रकार कॉपर में आप देखेंगे कि इसको हम वायु में CO2 के संपर्क में जब ये आती है तो इसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कॉपर का संक्षारण कहते हैं। और इसी प्रकार लोहे को वायु में खुला रखने पर और नमी के साथ क्रिया करके ये भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगने के लिए नमी और वायु दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ 3 डायग्राम आप देख पा रहे हैं, A, B और C, जिसमें A में कीलों पर जंग लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कील जो लोहे धातु की बनी हुई है, इसे नमी और वायु के संपर्क में आने पर संक्षारण हो रहा है। लेकिन जो बाकी कंडीशन है जिसमें कीलों को जल में डुबाया गया है और ऊपर तेल की परत है जिससे ये वायु के संपर्क में नहीं आ पा रही है, तो यहाँ संक्षारण नहीं होगा। और एक कीलों को सूक्ष्म वायु में रखा गया है तो यहाँ भी संक्षारण नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, संक्षारण यानी कोरोजन के लिए नमी और वायु दोनों की आवश्यकता होती है। तो अब संक्षारण से धातुओं को बचाया कैसे जाए, तो इसके लिए धातुओं को संक्षारण से निम्न प्रकार बचाया जा सकता है। पहला, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और यशद लेपन, जिसको हम लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाना और क्रोमियम लेपन द्वारा किया जा सकता है। लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन कहते हैं। धातुओं के गुणधर्म और बेहतर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है मिश्र धातु बनाना, यानी एलॉयज़ बनाना। एलॉयज़ क्या होती है कि जब 2 अलग अलग धातुओं को हम एक रेशो में मेल्ट करके और उसकी धातु बनाते हैं तो वो मिश्र धातु कहलाती है। ये भी कई जगह यूज होती है। जैसे हम शुद्ध लोहा जब बनाते हैं तो वो अधिक नरम होता है, लेकिन अगर इसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो ये प्रबल और कठोर हो जाता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर यह स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। थैंक यू। तो आज हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। आपको चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।